बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी कुछ थ्योरेटिकल एरिया हमारे पास रह गया, उसको जरा हम कवर करते चले जाते हैं साथ साथ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी बिजनेस लॉ के अंदर अगर आपने पढ़ा हो कि जो जॉइंट प्रोमिसेस होते हैं वो जॉइंटली भी लायबल होते हैं और सेवरली इंडिविजुअली भी लायबल होते हैं। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है वो सेल्स टैक्स में पूरी सप्लाई चेन पे अप्लाई होता है। अगर सप्लाई चेन में इनपुट टैक्स के मामले में कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो वो इनपुट टैक्स उसी पार्टिकुलर पार्टी से रिकवर करे, चाहे पूरी सप्लाई चेन से। ये सेल्स टैक्स के अंदर क्या है कि सेल्स टैक्स पे करने की लायबिलिटी ज्वाइंट भी है और सेवरल भी है, यानी ज्वाइंटली भी दे आर लायबल एंड इंडिविजुअली दे आर आल्सो लायबल। अच्छा, अब लिखा हुआ क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन is in the knowledge or has a reasonable ground to suspect that some or all tax payable in respect of that supply or any previous or subsequent supply of the goods would remain unpaid। यानी अगर आपको लगता है कि एक शख्स आपसे सेल्स टैक्स तो चार्ज कर रहा है लेकिन वो सेल्स टैक्स आगे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा नहीं करवा, ठीक है जी, बर्डन टू प्रूव दिस फैक्ट इज ऑन द टैक्स डिपार्टमेंट। ये बात साबित कौन करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। इसलिए इसकी वजह बड़ी सिंपल है, वो सेल्स टैक्स जो आपका इनपुट टैक्स है अगर वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा नहीं हुआ तो आपका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल हो जाएगा। तो सिस्टम क्या करेगा, आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करेगा, ठीक है जी। Then such person as well as the person making taxable supply shall be jointly and severally liable for the payment of such unpaid tax। तो एफबीआर चाहे तो उस शख्स से या पूरी सप्लाई चेन में से जो भी इस ट्रांजैक्शन में क्या है इन्वॉल्व है उनसे चाहे तो वो सेल टैक्स रिकवर कर सकता है। यानी सप्लाई चेन में अगर कहीं भी सेल टैक्स लायबिलिटी क्या है, अनपेड है, और आप जानते बूझते उसको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप उसको इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये हुआ कि आप भी इसमें क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। तो फिर वो आपके इनपुट टैक्स को डिसअलाउ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर वो आपकी इन्वॉल्वमेंट इसमें अज्यूम करेंगे और वो चाहे तो वो सेल्स टैक्स आपसे रिकवर करें, चाहे तो उस शख्स से जो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा नहीं करवा, ठीक है जी। However, FBR may exempt any transaction from the provision of this section। हाँ, अगर आपका केस बोर्ड में रेफर किया जाएगा तो बोर्ड चाहे तो आपको क्या कर सकता है, किसी केस में आपको एग्जेम्प्ट कर सकता है। आप ये बोल सकते हैं बोर्ड के सामने कि देखें भाई, मैंने तो अगले बंदे को सेल्स टैक्स पे कर दिया, मैं आप उसको इनपुट टैक्स के तौर पर क्लेम करना चाहता हूँ, अगला बंदा अगर जमा नहीं करवा रहा तो मैं क्यों कसूरवार होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर आप ये जुमला बोल नहीं सकते जब तक कि बोर्ड आपको किसी ट्रांजेक्शन में एग्जेम्प्ट ना करे। अच्छा, उसके बाद ये तस्करा भी हम पहले पढ़ चुके थे कि यहाँ पर अलग से मेंशन सप्लाई ऑफ पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वारंटी। अगर वारंटी के तहत आप रिप्लेसमेंट गुड्स मंगवाते हैं या कोई व्हीकल का पार्ट मंगवाते हैं और उस पार्ट को ट्रांसफर करते वक्त आपसे कोई अलग से प्राइस चार्ज नहीं होगी, तो फिर वो जो पार्ट आपके पास आया है वो एग्जेम्प्ट है और वो चार्जेबल टू सेल्स टैक्स नहीं, ठीक है जी। तो प्राइस चार्ज टू द कस्टमर फॉर व्हीकल इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ वारंटी पीरियड रिलेटेड टू क्लेम्स। अच्छा, अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी आपको वारंटी के अगेंस्ट कुछ सप्लाई किया जाता है तो वारंटी की जो कीमत है ना वो असल में आप सेलिंग प्राइस में क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि विद वारंटी चीज सस्ती मिलती है, विदाउट वारंटी प्रोडक्ट सस्ती मिलती है, विद वारंटी महंगी मिलती है। तो वारंटी में जो आप इजाफी पैसे दे रहे हैं वो किस चीज के दे रहे हैं, वारंटी की कॉस्ट के दे रहे हैं। तो जब वारंटी की कॉस्ट सेलिंग प्राइस में क्या है, शामिल है, तो उस पूरी सेलिंग प्राइस पे सेल टैक्स क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। तो इसका मतलब वारंटी प्राइस के बदले जो कुछ भी मिलना है उसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज हो चुका है। तो फिर जब अगर वही प्रोडक्ट वारंटी क्लेम होने पे आपको सप्लाई किया जा रहा है तो उसकी प्राइस तो आप पहले ही पे कर चुके हैं और उस पर ऑलरेडी सेल टैक्स भी चार्ज हो चुका है। लिहाजा अब उन गुड्स को सप्लाई करते वक्त ना आपसे कोई एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज की जा रही है
ना उस पर कोई फर्दर सेल्स टैक्स चार्ज होगा। वो गुड्स जो अंडर वारंटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की गई है वो जनरली एग्जेम्प्ट मानी जाएंगी किससे, सेल्स टैक्स से। कब ट्रांसफर के तो लिखा हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट इज नॉट अ सेल बट इन हाउस कंजम्पशन या इन हाउस यूज business use which is also included in the definition of supply. However, if final product is taxable then such in-house business use is exempt. ये लफ्ज आपको समझ नहीं आएगा, मैं एग्जाम सप्लाई के पास जाके कुछ बातें आपको समझाकर नहीं आया, वो मैंने रोक के रखी थी बातें इसलिए कि मैं आपको जब पढ़ा सकूं सप्लाई की डेफिनेशन तो मैं उन तमाम बातों को वहां कनेक्ट करूं। जब मैं पढ़ाऊंगा सप्लाई की डेफिनेशन तो आपने मुझे याद दिलाना है कि एक एग्जाम सप्लाई के नीचे जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं वो समझाएं, एक ये पॉइंट दोबारा से पढ़ के बताएं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा सप्लाई के साथ ताकि आपको ये लिखी हुई बात क्या होता है समझ में आ जाए। आपको चाहिए कि आप यहाँ पर आप आ जाएं अपने किताब के डेफिनेशन वाले सेक्शन की तरफ। विद होल्डिंग टैक्स के प्रोविजन आप छोड़ देंगे और उसको छोड़कर आप डेफिनेशन वाले एरिया पर। ठीक है जी, आ गए इस सेक्शन को। अच्छा, इसमें एक आ रही है डेफिनेशन एसोसिएट की, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले क्या आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोबारा से पूरी की पूरी सप्लाई चेन आ रही है। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक पर्सन होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है, मैन्युफैक्चरर। अगर आप बैटरी बनाने वाली कंपनी है तो आप अपनी बैटरी डायरेक्ट दुकानदारों को नहीं बेचते, ये एक सिस्टम है। आप हर शहर में तलाश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर वो चीज बेचता है आगे होलसेलर या रिटेलर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप करने होते हैं जिसके जरिए पूरी आपकी गुड्स जो है पूरे मुल्क में फैल जाती है। वरना बतौर कंपनी अगर आप पूरे मुल्क में गुड्स सप्लाई खुद करें तो आपके लिए सबसे रिकवरी करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक शहर में फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर लेते हैं, तो आप वो कहते हैं भाई मैं तो तुम्हें गुड्स सप्लाई करूंगा और पैसे भी तुमसे रिकवर करूंगा और तुम्हारा काम है आगे बेचना, आगे पार्टी से रिकवर करना। ऐसा है या नहीं है? वरना अगर ये होगा एक कंपनी हर शहर में डायरेक्ट गुड्स बेचे तमाम दुकानों पर, तो उसके लिए सबसे रिकवरी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि वो हर शहर में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर ले और वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, एग्रीमेंट कर ले कि भाई मैं तुम्हारे चैनल के थ्रू गुड्स क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा, यानी कोई और इस शहर में तुम्हारे अलावा इसको बेच नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स a person appointed by a manufacturer, importer or any other person for a specified area to purchase goods for him for further supply and includes a person who is also engaged in supply as a wholesaler or retailer. अच्छा, मसला बात दफा क्या होता है कि कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं लेकिन साथ साथ वो होलसेलर और रिटेलर काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो दीगर प्रोडक्ट भी बेचते हैं लेकिन किसी एक प्रोडक्ट के लिए वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपके पास अगर किसी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सर्दी आने वाली तो वो मच्छर भगाने के लिए कॉइल्स आते हैं मुख्तलिफ। तो अगर आपके पास मोर्टीन की डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोर्टीन वाले सामान हैदराबाद में आपको सप्लाई करेंगे, फिर आपसे पूरे हैदराबाद के होलसेलर खरीद के जाएंगे, फिर होलसेलर से पूरे हैदराबाद के रिटेलर खरीद के जाएंगे। समझ पाए बात या नहीं? तो बतौर डिस्ट्रीब्यूटर आप क्या कर रहे हैं, कंपनी से डायरेक्ट सामान उठा रहे हैं और कंपनी आपके आपके चैनल को ब्रीच नहीं कर सकती।
यानी कंपनी किसी भी शहर में सामान देगी डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर उसको आगे मार्केट में फैलाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, सेल्स टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर 90% डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होती, याद होना चाहिए आप। डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स टैक्स पर्पस के लिए क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्ट्रेशन से सिर्फ कौन सी चीज बचा सकती है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर की 100% सप्लाई क्या हो, एग्जेम्प्ट। डिस्ट्रीब्यूटर बतौर पर्सन एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आइटम प्रोडक्ट क्या हो जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ आगे, नोट लिखा हुआ है ना, इट इज एसेंशियल टू नोट दैट द डिस्ट्रीब्यूटर इज परचेजिंग the goods and then supplying it. This means that he is a person who is buying and selling goods of other person. It means that if a distributor is working at on commission basis, that is, he is not purchasing goods, then he is not liable to sales tax. In this case, principal shall directly charge sales tax from the other customer. अच्छा, यहाँ पे एक important बात क्या आती है, बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते बल्कि एजेंट होते हैं। कंपनी आपको गुड्स सप्लाई कर रही है, तो कंपनी का बतौर एजेंट आपको गुड्स सप्लाई करना सेल नहीं है, क्योंकि अब आप जो सेल करेंगे वो आपकी सेल नहीं होगी, बल्कि वो सेल कंपनी के बिहाफ पर होगी। तो फिर एजेंट से थर्ड पार्टी को गुड्स सप्लाई करना सेल माना जाएगा। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर तो हैं लेकिन बतौर एजेंट काम कर रहे हैं, तो कंपनी जो सामान आपको ट्रांसफर करेगी वो सेल नहीं है, जब तक कि उसको आप आगे किसी और को बेच ना दें। और वो बेचना एजेंट की सेल नहीं है बल्कि कंपनी की सेल है। तो फिर कंपनी का एजेंट को गुड्स ट्रांसफर करना चार्जेबल टू सेल्स टैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री कंपनी की है। लेकिन अगर आप बतौर एजेंट गुड्स बाय करते हैं, उसका रिस्क आप बेयर करते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर कंपनी आपको सेल टैक्स चार्ज करेगी, आप गुड्स आगे बेचते वक्त अगली पार्टी को सेल टैक्स चार्ज करेंगे। अच्छा, अब ये ही बड़ा कमाल, यहां हमें समझना, देखो सेल्स टैक्स चार्ज होगा गुड्स पर, किस पर, गुड्स पर। अगर कोई प्रोडक्ट गुड्स की डेफिनेशन पे नहीं फॉल करती तो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स ही नहीं, भले वो सप्लाई हो या ना हो। तो लिखा हुआ है गुड्स इंक्लूड एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे बुनियादी, सब इस लाइन को पढ़ते ही एक चीज सेल्स टैक्स के स्कोप से क्या होगी, बाहर होगी। अगर आप की इन्वेंट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आप बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप बिल्डिंग बना बना के बेचते हैं, तो गुड्स की डेफिनेशन में क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है, तो अब भले, इसका मतलब क्या हुआ, जो आप चीज बेच रहे हैं वो सेल्स टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से गुड ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स की डेफिनेशन में सिर्फ क्या शामिल है, मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन actionable claims, account receivables, money, different currencies, stocks and shares and securities, यानी कि शेयर्स वगैरह। तो इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज से जो आप शेयर खरीदते हैं या करेंसी एक्सचेंज पे जाते हुए आप डॉलर खरीदते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा बोले डॉलर 100 रुपए का उसका रेट है और उसके बाद 17% क्या लगेगा, सेल टैक्स लगेगा। क्यों, क्योंकि सेल्स टैक्स के हिसाब से जो डॉलर है वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करता। आप किसी कंपनी का शेयर खरीदें 100 रुपए का, तो खरीदते वक्त ये नहीं पता जाएगा कि शेयर तो 100 रुपए का है, लेकिन इसको खरीदते वक्त 17% सेल टैक्स लगेगा, नहीं, क्योंकि स्टॉक यानी शेयर जो है, डिबेंचर जो है, इस तरह के दीगर जो आइटम है वो क्या कहते हैं, इस तरह के जो दीगर आइटम है वो गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अब अकाउंट रिसीवेबल का मतलब, वो भाई क्यों आ गया, चाहिए मैं आसान के बाद आपको बता, ठीक है, तो आपके सामने चीजें आ गई। अच्छा, बार बार सवाल आ रहा है एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब क्या, अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ पे आके याद करें, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाते वक्त, चैप्टर नंबर 14 पढ़ाते वक्त एक तस्करा किया था, SPV, स्पेशल
पर्पस वही था। पढ़ाया नहीं था मैंने आपको, लेकिन बताया जरूर था। हमने कहा एसपीवी एक कंपनी है जो दूसरी एक कंपनी बना रही है, और वो क्यों बना रही है? फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। ये कंपनी ए क्या करती है? अपने रिसीवेबल्स सेल कर देती है कंपनी बी को, किस पर? डिस्काउंटेड वैल्यू पर, प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका मतलब दुनिया के अंदर अकाउंट रिसीवेबल्स को भी खरीदने का कारोबार हो रहा है। यस और no? ये मतलब हुआ इस बात का कि लोग अकाउंट रिसीवेबल्स को भी सेल कर देते हैं ताकि उनको आज कैश मिल जाए, और फिर जिसको सेल करते हैं वो टाइम यानी वेट करके फिर क्या कर ले, उसको रिसीव कर ले। तो जिस वक्त अकाउंट रिसीवेबल सेल होगा उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। चलिए एक्शनेबल क्लेम की एक और एग्जांपल, एक्शनेबल क्लेम की एग्जांपल और है। हम सब मोबाइल कार्ड लोड करते हैं, मोबाइल कार्ड लोड करने से हमारे अकाउंट में क्या आता है? बैलेंस आता है। तो मोबाइल कार्ड जब आप 100 रुपए का लोड करते हैं तो उस पर 15% टैक्स कटता है। ये 15% टैक्स सेल्स टैक्स नहीं हो सकता अगर हम गौर करें, क्योंकि या तो वो 15% जो बैलेंस है वो कोई गुड नहीं है, वो आपका एक्शनेबल क्लेम है कि जो बैलेंस लोड किया है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस बैलेंस को जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको सर्विस मिलेगी। यस और नो? तो जब आप बैलेंस लोड कर रहे हैं तो वो बैलेंस के ऊपर जो 15% सेल टैक्स, 15% टैक्स कट रहा है, वो सेल्स टैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्स टैक्स चार्ज होता है किस पर? गुड्स पर। और वो जो बैलेंस है वो एक्शनेबल क्लेम है। तो अगर वो एक्शनेबल क्लेम है तो फिर वो 15% टैक्स क्या है? वो 15% एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है। मतलब वो आपका इनकम टैक्स है। यानी टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है अच्छा तुम्हारे पास 100 रुपए हैं क्या करने के लिए? बैलेंस डालने के लिए, लाओ यार 15 रुपए मुझे भी देना। बोलेंगे किस बात के भाई? बोला ये 15 रुपए तुम्हारा इस साल का, इस टैक्स ईयर का एडवांस में टैक्स हो गया। जब साल पूरा हो तो अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालना, और अपने मोबाइल फोन के जितने भी कार्ड तुमने लोड किए, हर 100 रुपए के कार्ड पे तुमने 15 रुपए पे किया है, ऐसे 100 वाले जितने भी कार्ड तुमने लोड किए, उन 15 रुपयों को तुम क्या कर लेना? अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर लेना। तो आपको बता दूं कि जब मोबाइल लोड आप करते हैं तो उस पर जो टैक्स विद होल्ड होता है वो सेल्स टैक्स नहीं है, बल्कि एडवांस विद होल्डिंग इनकम टैक्स। और अगर कोई पूछे वो सेल्स टैक्स क्यों नहीं है लीगली, तो जवाब है कि वो जो चीज हम लोड कर रहे हैं वो गुड्स नहीं, वो एक्शनेबल क्लेम है, और एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। उम्मीद है बेटा सबको बात समझ में आ गई होगी। इस तरह अगर आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाता है, वो डिस्काउंट कूपन दिखाकर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो डिस्काउंट कूपन का मिल जाना कोई गुड नहीं है। गुड तो आप जब लेंगे जब आप डिस्काउंट कूपन इस्तेमाल करें। इसका मतलब डिस्काउंट कूपन मिलते वक्त कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं होगा। जिस वक्त वो डिस्काउंट कूपन किसी गुड को खरीदने वक्त क्या होगा? इस्तेमाल होगा। तो जो गुड्स की वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या होगा? सेल्स टैक्स चार्ज होगा। उम्मीद है बेटा आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक दफा आप क्या कर लें, इसको यहाँ पे पढ़ लें। नोट क्या लिखा हुआ है? Immovable property is not subject to sales tax. In general sense, immovable property is land and building. तो अगर आप लैंड और बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो लैंड और बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ करते वक्त या सेल करते वक्त कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। वजह क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेल्स टैक्स चार्ज होता है गुड्स पर। गुड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मूवेबल आइटम शामिल है। एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम टू अ डेट और प्रॉमिसरी नोट। तो आपके सवाल का जवाब भी आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। प्रॉमिसरी नोट एक्शनेबल क्लेम। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है किस चीज की? एक्शनेबल क्लेम की। अ रजिस्टर्ड पर्सन इशू डिस्काउंट कार्ड्स coupons to its customers at 400 on the basis of which the customer can avail discount of 20% on subsequent purchase of specified quantity. Discount cards or coupons are actionable claims and therefore are not subject to sales tax, and sales tax on goods shall be charged on discounted sales as the discount is in conformity of with normal business practice. क्या मतलब? फिर सुनिएगा जरा।
आपने एक डिस्काउंट कार्ड इशू किया है अपने कस्टमर एट ₹400। अगर आप मुझसे 400 रुपए का ये कूपन खरीद लें, ये कूपन दिखाने पर आपको 20% क्या मिलेगा, डिस्काउंट। यानी 500 रुपए की चीज आपको कितने की मिल जाएगी, 400 रुपए। ये मतलब हुआ 500 का 20%, 100, 80%, 400। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कूपन 400 रुपए का है। इस कूपन के ऊपर आपको कितना डिस्काउंट है, 20%। यानी अगर इस कूपन की वैल्यू 400 है तो ये 20% डिस्काउंट देने के बाद है। इसका मतलब 500 वाली चीज आपको कितने की मिलेगी, 400 की मिलेगी। ठीक है जी। तो अगर आज आपने पैसे देकर वो कूपन खरीद लिया है तो कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। जैसे इसका बड़ा सिंपल सा वे, आप जाते हैं, ये पिज्जा के बहुत सारे रेस्टोरेंट बने हैं, वो आपको मुख्तलिफ किस्म की मेंबरशिप क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, कार्ड बनवाने। यानी जब भी आप आएंगे पिज्जा खाने के लिए, जब वो कार्ड शो करेंगे तो आपको हम कह देंगे डिस्काउंट देंगे। तो आपने कार्ड बनवा लिया 1000 रुपए देकर। जब 1000 रुपए का आपने कार्ड बनवाया है तो 1000 रुपए के ऊपर कोई सेल टैक्स चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि वो कार्ड एक्शनेबल क्लेम। अब सेल टैक्स कब चार्ज होगा, तब उस कार्ड को दिखाकर आप पिज्जा ऑर्डर करेंगे और पिज्जा का जो बिल आएगा, अगर 1000 रुपए का पिज्जा आपको कितने का मिल रहा है, 800, तब 800 रुपए पे सेल टैक्स चार्ज होगा। लेकिन अगर ये डिस्काउंट बिजनेस की नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, तो भले आपको पिज्जा 800 को मिला, सेल्स टैक्स 1000 पे ही क्या होगा, चार्ज होगा। तो डिस्काउंट का नॉर्मल प्रैक्टिस होना और नॉर्मल प्रैक्टिस ना होना, आगे डिस्कशन बनेगा हमारा। टॉपिक का नाम होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या यहाँ तक सब लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई नहीं? यस। अच्छा जी, अब आ रही है इनपुट टैक्स की डेफिनेशन। जरा देखिएगा इनपुट टैक्स में क्या कुछ आ रहा है। तो इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मींस टैक्स लेविड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन। जब आपने गुड्स खरीदी तो आपके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हुआ गुड्स खरीदते वक्त, वो आपका इनपुट टैक्स है। टैक्स लेविड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय द पर्सन। जब आपने गुड्स इंपोर्ट की तो इसी सेल टैक्स एक्ट के तहत जो इंपोर्ट स्टेज पे सेल टैक्स चार्ज हुआ वो भी आपका इनपुट टैक्स है। अच्छा जी, टैक्स लेविड अंडर फेडरल एक्साइज एक्ट इन द सेल्स टैक्स मोड एज अ ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स और रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज। एक कॉन्सेप्ट है किसका, एफईडी का, फेडरल एक्साइज ड्यूटी का। तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, वो अपनी गुड्स बेचते वक्त एफईडी भी चार्ज करते हैं, सेल्स टैक्स भी चार्ज करते हैं और एफईडी। तो जिसके ऊपर एफईडी चार्ज हुई है उसके लिए वो एफईडी क्या है, इनपुट टैक्स। लेकिन आपके लिए ये लाइन खाली पढ़ने की खातिर है, प्रैक्टिकल नहीं। उसके बाद टैक्स लेविड ऑन services provided to the person under the sales tax laws of provinces including Islamabad। क्या मतलब, क्या मतलब, एक आम बात करो, इंटरनेट क्या है, सर्विस है। तो सिंध में अगर इंटरनेट सर्विस मिल रही है तो जो इंटरनेट के बिल के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा वो सिंध में सिंध की हुकूमत चार्ज करेगी 13% के हिसाब से। ठीक है, पंजाब में पंजाब की हुकूमत चार्ज करेगी, केपी के अंदर केपी के, बलोचिस्तान में। लेकिन इस्लामाबाद में तो फेडरल गवर्नमेंट है ना, तो इस्लामाबाद के जितने भी इंटरनेट कनेक्शन होंगे उस पर सेल्स टैक्स जो होगा वो इसी सेल्स टैक्स एक्ट के तहत चार्ज होगा। यानी इसका मतलब जिस सेल्स टैक्स एक्ट को हम पढ़ रहे हैं जो कि फेडरल है, वो पूरे पाकिस्तान में गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करता है, लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर सर्विस के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करता है। आपने कैटरिंग सर्विस ली, सेल्स टैक्स चार्ज हो गया। आपने टीसीएस इस्तेमाल किया, सेल्स टैक्स क्या हो गया, चार्ज हो गया। इस्लामाबाद में जितने भी टीसीएस के ऑफिस होंगे वो जो सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे वो 17%, नहीं मतलब सेल्स टैक्स रेट का रेट 17% है ना भाई, यस और नो। तो अगर मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं सिंध में
तो सिंध गवर्नमेंट का सेल्स टैक्स रेट 13% है, लेकिन अगर आप इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में यही सेल्स टैक्स का लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, और सेल्स टैक्स रेट कितना लगेगा, 17%। उसके बाद टैक्स लेविड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट as adopted in the state of Azad, Jammu and Kashmir on the supply of goods received by the person। इसका मतलब एक तीसरा सेल टैक्स लॉ भी है जो एक अलग अलग स्टेट के लिए। वो अलग स्टेट कौन सी, आजाद जम्मू एंड कश्मीर। आप जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान से एक अलग रियासत मानते हैं, आप उसको पाकिस्तान का सूबा नहीं मानते, उसका अपना अलग से एक वजीर आजम है, वजीर आला नहीं। हाँ, दोनों का सदर कॉमन है, समझे बात है। तो बताने का मतलब यहाँ पर आपको क्या हुआ बेटा, अगर आप गुड्स बाय कर रहे हैं पाकिस्तान में कहीं से भी तो आपने सेल टैक्स पे किया। अगर आप गुड्स बाय यानी आप सर्विसेज बाय कर रहे हैं किसी भी सूबे से तो आपने प्रोविंशियल सेल टैक्स पे किया। आवाज नहीं आ रही बेटा। अगर आप गुड्स बाय कर रहे हैं आजाद जम्मू एंड कश्मीर से तब भी आपने सेल टैक्स पे किया। ये तमाम सेल्स टैक्स आपके इनपुट टैक्स हैं। हाँ, सूबे वाला इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं अनलेस के वो सूबे का लॉ उसको क्लेम करने से रोकता ना हो, अगर याद है। अब मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब क्या है, आउटपुट। जैसे आप लफ्ज पढ़ के आ चुके हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब यह है कि जो चीज मैन्युफैक्चर की गई है। आवाज क्लियर नहीं है बेटा, बता दें क्लियर है या नहीं सबको। क्या आवाज क्लियर है बेटा सब लोगों को। बोला जो चल रहा है चलने दो। भाई इतनी देर से क्यों आ रही है, जवाब इतने लेट क्यों आ रहे हैं। आप सब लेटे हुए तो नहीं है बेटा, हैं। बैठे हुए हैं। ये कुछ बच्चे होंगे जो लेटे होने के बाद जब बैठ जाएंगे आप बोलेंगे हाँ जी बैठे हैं। अब सही आवाज बताइए बेटा सब लोग। आवाज सही आ रही है, अब आप लोगों को क्लियर है। चलिए सबका रिस्पॉन्स आना शुरू। पहले नहीं आ रही थी क्या आवाज आप लोगों को। अच्छा जी, मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस मतलब वो चीज जो बनाई गई है, ठीक है, वो चीज जो मैन्युफैक्चर की गई है। तो लिखा हुआ क्या है, यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, आसान लफ्जों में इसका मतलब क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल। एक चीज थी उससे आपने एक दूसरी चीज बना दी। रुई थी, आपने उससे धागा बनाया, धागे से आपने कपड़ा बनाया, कपड़े से आपने काम बनाया, उसकी शक्ल ही क्या चेंज होगी। ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उससे एक नया डिस्टिंक्ट क्या हो गया, आर्टिकल बन गया। आप क्या कहते हैं, आपके पास वुड था, वुड से आपने क्या कर दिया,
एक फर्नीचर बना दिया, उसकी शक्ल और सूरत ही क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, उसके बाद एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल इज सो चेंज और रीशेप दैट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंट। कुछ केसेस में आप क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल की शक्ल क्या करते हैं, थोड़ी बहुत चेंज करते हैं और उससे आप उसको किसी और काम में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल, हमारे क्लासरूम में क्या पढ़ा होता है, इरेजर। अब इरेजर आप मार्केट जाएं, वुड के कटे हुए पीस लें, वुड के कटे हुए आपने पीस लिए, उसके ऊपर आपने लगाया कपड़ा, बांध दी रिबन, बन गया क्या, वो इरेजर। तो इट मीन्स दैट एक छोटा सा प्रोसेस परफॉर्म करके आप उसको छोटा सा रीशेप करके उसकी शक्ल सूरत चेंज करके आप उसको एक मुख्तलिफ यूज में ला सकते हैं। अच्छा, एनी प्रोसेस इंसिडेंटल टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। आप खुद तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं किसी और के लिए, मतलब किसी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आउटसोर्स कर दिया है। आप प्रिंटर हैं तो आप किसी के लिए किताबें प्रिंट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आपका नहीं है। अगर आप डाई करने वाले हैं तो टेक्सटाइल कंपनीज कपड़ा आपके पास भेज रही है डाई करने के लिए, तो डाइंग का प्रोसेस उन्होंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। ऐसे मैन्युफैक्चरर के लिए आगे चल के एक नाम आएगा, बोलेंगे इसको हम टोल मैन्युफैक्चरर। क्या बोलेंगे, टोल मैन्युफैक्चरर। जैसे हम किसी के पास से गुजरते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, रोड से गुजरते हैं ना, टोल टैक्स। तो टोल मैन्युफैक्चरर जिसके पास आपका कपड़ा जाएगा, प्रोसेस होके वापस आ जाएगा। जैसे बड़ा मशहूर एक प्रोसेस है हैदराबाद में, जो है वो चूड़ियों की इंडस्ट्री है। तो चूड़ियां जब बनती हैं तो वो एक रिंग फॉर्म में होती है, तो आज भी वो रिंग तोड़कर उसको चूड़ी बनाने के लिए उसको आउटसोर्स किया जाता है, और वो बहुत सारे घरों में चूड़ियां जाती हैं जहाँ पे औरतें उनको उन रिंग्स में से अलग करके एक एक चूड़ी बना रही होती है। खैर, अगर हम चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री को क्या मान लें, कॉटन इंडस्ट्री, तो वो चूड़ी सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स नहीं होगी, सिंपल सी बात। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, चूड़ी बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में लगी हुई है। तो अगर कोई भी फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो फिर वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर कोई मामला नहीं कर रहे, छोड़ा हुआ है हमने उनको। तो माजी में तो बची हुई थी कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से। अच्छा, उसके बाद प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी, इंग्रेविंग, असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकेजिंग, रीपैकिंग। अगर आप इनमें से कोई सा भी काम परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू मशीनरी। प्रिंटिंग का मतलब किताबें प्रिंट करना नहीं होता सिर्फ, टेक्सटाइल प्रिंटिंग भी है, मग के ऊपर भी प्रिंटिंग हो रही है, टी शर्ट के ऊपर भी क्या हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है। सोवेनिर्स बनाए जाते हैं ना, कम अपने बिजनेस के नाम के आपने पेन बनवा लिए, बिजनेस के नाम की आपने अपनी शॉपर्स बनवा ली। ठीक है, फिर बार बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म का टेक्सचर इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, अपना नाम इस तरह लिखवाते हैं कि वो इंग्रेव हुआ हो। तो इस तरह के जितने भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं थ्रू मशीनरी, वो सब मैन्युफैक्चरिंग की डायरेक्शन फॉलो करेंगे। असेंबलिंग बोलते हैं जोड़ने को, तो गाड़ियां पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं, मोबाइल फोन पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं, पार्ट्स मंगवा लिए, असेंबल कर लिए। मिक्सिंग, मिक्सिंग मतलब मिलावट, मिक्सिंग मतलब मिलावट। हाँ, क्या, तो आप मिक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली केमिकल्स की मिक्सिंग होगी, इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रही होगी। ठीक है जी। अगर आप कटिंग का काम कर रहे हैं, कटिंग का मतलब क्या, आपके पास बड़े बड़े प्लांट हैं चीजों को कटिंग करने के लिए। डाइल्यूटिंग, किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, तो आप पेंट पेंट की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बॉटलिंग, एक कंपनी है टेट्रा पैक, क्या है, वो क्या करती है, तमाम जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो जूस बनाती हो, चाहे वो मिल्क बेचती हो, उन सबको पैकेजिंग कौन प्रोवाइड करता है, टेट्रा पैक।
तो टेट्रा पैक के डब्बों के अंदर वो चीजें क्या हो रही है, पैक होकर जा रही है, तो रीपैकिंग। तो पैकेजिंग का काम करें, बॉटलिंग का काम करें, रीपैकिंग का काम करें, अगर ये सारा प्रोसेस आप परफॉर्म करते हैं तो यू आर व्हाट, परफॉर्मिंग 7 लेयर्स वाली पैकिंग, बिल्कुल सूरज की शुआओं से महफूज। तो अब इस पे एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो काम है मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, ये पान वाला भी कर रहा है। पान वाले की दुकान में चले जाएं तो वो उठाएगा, पहले पान क्या करेगा, कट करेगा, फिर वो जो कत्था चूना रखा हुआ उसमें थोड़ा पानी मिलाकर डाइल्यूट करेगा, फिर कत्था और चूना क्या कर देगा, मिक्स कर देगा, फिर उसमें कुछ सामान भर देगा, फिर उसके बाद वो उसको एक रैपर में पैक कर देगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब बज़ाहिर तो ये काम पान वाला भी कर रहा है। तो क्या पान वाला भी मैन्युफैक्चर कहलाएगा? नो बेटा, डेफिनेशन में तो फॉल कर रहा है लेकिन नहीं कहलाएगा, इसलिए कि वो एक रिटेलर है। ठीक है, या फिर वो कॉटेज इंडस्ट्री है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी डेफिनेशन तो है, लेकिन हम इसके अंदर ये अजम्पशन लेंगे यहाँ पर कि अगर ये तमाम काम मशीन के थ्रू किया जा रहा है तो फिर ये काम इंडस्ट्रियल लेवल पर हो रहा है और फिर ये बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आएगा। अच्छा, अब एक मैं आपको इसकी और मिसाल देता हूँ। आप कभी भी होलसेल मार्केट में चले जाएं जहाँ पर केमिकल्स बिकते हों, ये जो आप बड़े मजे से हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर नाम लिखे होते हैं, हमने ऐसे बनाया, हमने वैसे बनाया और इसके अंदर ये खुशबू है, इसमें वो खुशबू है। इसमें से मेजोरिटी केसेस में वो क्या करते हैं, बल्क में खुला सैनिटाइजर खरीदते हैं, बॉटल्स कहीं और से खरीदते हैं और अपने प्लांट के अंदर वो बॉटल क्या कर रहे होते हैं, फिल करके बस खाली आपको बेच रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ मशीन लगा के बैठे हुए हैं किस चीज की, बॉटलिंग, कि आप बॉटल खरीदते हैं मार्केट से, खुला सैनिटाइजर खरीदते हैं या खुला हैंड वॉश खरीदते हैं मार्केट से डिफरेंट कलर्स के अंदर, और आप उसको मुख्तलिफ किस्म के लेबल लगा लगा के अपने नाम से बेचते हैं और ये काम कर रहे हैं आप मशीन से, तो आप क्या हैं, मैन्युफैक्चरर है। ठीक है जी। बोला हाँ सर, कजन ने किया था। बेटा कजन आपका मैन्युफैक्चर है और उसकी बनाई हुई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहलाएगी। कजन मैन्युफैक्चरर है और बनाई हुई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कहलाएगी और कजन प्रोड्यूसर कहलाएगा। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर मीन्स अ पर्सन हु, अच्छा इसका मतलब क्या, जो ऊपर बताई गई चीजें बना रहा है, वो चीजें थी ये बनाने वाला है, क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। मीन्स अ पर्सन हु एंगेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेदर और नॉट रॉ मटेरियल आर ओन्ड बाय। आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं अपने लिए या किसी और के लिए। अगर आप यही काम कर रहे हैं किसी और के लिए तो फिर आप कौन हैं, टोल मैन्युफैक्चर। कौन है बेटा, अब नीचे आ रहा है टोल मैन्युफैक्चर। टोल मैन्युफैक्चर क्या है, मतलब जो शख्स किसी और के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या करे, परफॉर्म करे। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास रॉ मटेरियल आया है लेकिन सिर्फ क्या होने के लिए आया है, प्रोसेस होने के लिए। वो प्रोसेस परफॉर्म होगा और रॉ मटेरियल आगे मूव कर जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पर अब एक बड़ी कीमती बात आ रही है, एंड इंक्लूड्स एन असाइनी और ट्रस्टी in bankruptcy, liquidator or any manufacturer who disposes his asset in fiduciary capacity। अब ये बड़ी खतरनाक बात है कि मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में एक ऐसे शख्स को भी शामिल कर लिया गया है जो आपके बिजनेस के केस में लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, किसकी तरफ से, कोर्ट की तरफ से, या आपका बैंक है जिससे आपने लोन लिया था और लोन वापस ना करने की सूरत में वो आपकी इन्वेंट्री बेचकर आपका लोन क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है। अब यहाँ होगी एक उसूली बात। उसूली बात क्या है, समझना बात। आपकी जो इन्वेंट्री है, जो फिनिश गुड्स है, वो रॉ मटेरियल या वैल्यू एडिशन के बाद है,
भाई जवाब चाहिए बेटा, अमान ये बात सुनने वाली है। आपकी जो इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की है वो वैल्यू एडिशन के बाद है, तो अगर आप उसको गुड्स विड्रॉ कर लो तब भी सेल टैक्स चार्ज होगा। अब मसला ये है कि वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद है, आप चाहे खुद विड्रॉ कर लो, आगे किसी को बेच दो, गिफ्ट कर दो, डोनेट कर दो, सेल टैक्स क्या होना है, चार्ज होगा। बहुत तवज्जो। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये आता है कि ये इन्वेंट्री तो कौन बेच रहा है, बैंक बेच रहा है। ये इन्वेंट्री कौन बेच रहा है, बैंक बेच रहा है। क्या रिकवर करने के लिए, अपना लोन रिकवर करने। तो बैंक ये बोले भाई मैं तो मैन्युफैक्चरर ही नहीं हूँ, लिहाजा मुझ पर सेल्स टैक्स चार्ज करने की कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं है। लॉ ने बोला नहीं बेटा, डेफिनेशन चेक करो, हमने तुम्हें भी, हमें पता था तुम ये करने वाले हो, तो हमने तुम्हें भी क्या कर लिया है, मैन्युफैक्चर मान लिया है। लिहाजा जब तुम अपनी डेट, डेट मतलब कर्जा सेटिस्फाई करने के लिए इन्वेंट्री बेचो, तो फिर तुम्हारे ऊपर भी सेल्स टैक्स चार्ज करने की ऑब्लिगेशन क्या होती है, अराइज होती है। तो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में असाइनी, ट्रस्टी या लिक्विडेटर, जिस शख्स के ऊपर बिजनेस के एसेट्स बेचकर कर्जे उतारने की जिम्मेदारी आयद की गई है, उस शख्स को भी मैन्युफैक्चरर माना गया है। इसलिए माना गया है कि जब वो ऐसा करे तो सेल्स टैक्स क्या करे, चार्ज करे। Any person who holds or uses any patent, proprietary or other rights to goods being manufactured shall also be considered as manufactured. अगर आपके पास कोई फार्मूला रेसिपी है, कोई पेटेंट है जो आपने किसी और कंपनी से लिया है पाकिस्तान में एक्सक्लूसिवली उस कंपनी के नाम से गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आप मैन्युफैक्चरर हैं। ठीक है जी। ये पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है जिसके ऊपर वो बिजनेस इनकम टैक्स के अंदर टैक्स अमोर्टाइजेशन क्लेम करोगे। पेटेंट का मतलब होता है राइट। तो राइट है किस चीज का, किसी डिजाइन का, किसी फार्मूला का, किसी रेसिपी का। आपने अगर कोई चीज इजाद कर ली है तो आप उसका पेटेंट करवा लें, ताकि ये साबित हो सके कि भाई ये इजाद आपकी है और आपकी मर्जी के बगैर इस फार्मूले को कोई और इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे आपने कोरोना की वैक्सीन बना ली, तो जिस रेसिपी के तहत या फार्मूले के तहत आपने वैक्सीन बनाई है उसको आप क्या करवा लेंगे, पेटेंट करवा लेंगे। वो फार्मूला और वो रेसिपी कोई भी आपकी मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब तस्करा किसका आ गया भाई, टोल मैन्युफैक्चरिंग। Toll manufacturing shall be considered as manufacturing and subject to sales tax. That is, if a person is involved in providing services such as textile printing, coloring, dyeing of raw material of another person is considered as toll manufacture, and sales tax shall be charged on conversion charges billed by the person as a manufacturer. अगर आप टोल मैन्युफैक्चर हैं, आपके पास रॉ मटेरियल प्रोसेस होने के लिए आ रहा है, तो आप जो अपना चार्जेस ले रहे हैं उस चार्जेस के ऊपर क्या करें, सेल्स टैक्स चार्ज करें। अच्छा भाई ये क्या मसला है, बड़ा आसान बात। सर क्या फायदा हो रहा है इससे, अरे भाई इससे फायदा लॉ देना चाह रहा है टोल मैन्युफैक्चर को। क्या टोल मैन्युफैक्चर ने मशीन नहीं लगाई, क्या टोल मैन्युफैक्चर जो है डाइंग के लिए कलर परचेज नहीं कर रहा, क्या टोल मैन्युफैक्चर बिजली का बिल नहीं पे कर रहा। तो अगर टोल मैन्युफैक्चरर जो किसी को भी अपना प्रोसेस जो क्या कर रहा है परफॉर्म करके दे रहा है उसका बिल बना के देगा, तो जब वो उस बिल पे आउटपुट टैक्स चार्ज करेगा तभी तो वो अपने फिक्स एसेट्स का, तभी तो वो अपने रॉ मटेरियल का, तभी तो वो अपने बिजली के बिल का इनपुट टैक्स क्लेम कर पाए। ये लॉ ने एडवांटेज दिया है किसको, ताकि टोल मैन्युफैक्चरर भी अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सके। अगर टोल मैन्युफैक्चरर कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं करता तो टोल मैन्युफैक्चरर का इनपुट टैक्स क्या हो जाता बेटा, डेड हो जाता है। ठीक है जी। लिखा हुआ क्या आ गया भाई, toll manufacture shall be considered as manufacturing and subject to sales tax. That is, if a person is involved in providing services such as textile printing, coloring, dyeing of raw material of another person,
is considered as toll manufacturing, and sales tax shall be charged on conversion charges billed by the person as a manufacturer. Another common example is printing of books, whether or not paper as raw material is owned by the printer or not. The principal providing raw material for further processing is also considered as manufacturing. जिसका रॉ मटेरियल आ रहा है वो भी मैन्युफैक्चरर है, और जिसके पास प्रोसेस होने के लिए आ रहा है वो भी मैन्युफैक्चरर है. ओपन मार्केट प्राइस, consideration in money which is that supply or similar supply would generally fetch in an open market. बाज दफा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को कैलकुलेट करना होता है, और सेल्स टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उनको ओपन मार्केट प्राइस चाहिए होती है. तो ओपन मार्केट प्राइस वो निकालते हैं उसी प्रोडक्ट की या उस जैसी सिमिलर प्रोडक्ट. मिसाल के तौर पर आप हैं टायर के मैन्युफैक्चरर, लेकिन आप हमेशा टायर सप्लाई करते आए हैं डायरेक्ट कंपनी को, आप मार्केट में अपने टायर बेचते ही नहीं. तो आपके टायर की मार्केट प्राइस क्या होगी, ये बड़ी आसानी से मालूम किया जा सकता है दीगर टायर्स की मार्केट प्राइस मालूम करके. इनपुट टैक्स पढ़ लिया था, आउटपुट टैक्स अब समझेगा जरा बात को. देखो, इनपुट टैक्स मुख्तलिफ लॉज के थ्रू आ रहा था. उसमें सेल्स टैक्स एक्ट फेडरल वाला भी था, उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी था, उसमें प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एक्ट भी था, उसके अंदर आजाद जम्मू एंड कश्मीर में पे किया जाने वाला इनपुट टैक्स भी था. लेकिन आउटपुट टैक्स तो जो होगा वो इस लॉ के तहत होगा ना. आउटपुट टैक्स जो चार्ज हो रहा है वो तो इस लॉ के तहत चार्ज हो रहा है, क्योंकि हम तो ये वाला लॉ पढ़ रहे हैं. तो हम जो चार्ज करेंगे वो तो इस लॉ के तहत चार्ज करेंगे. तो आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन शॉर्ट क्यों है और इनपुट टैक्स की डेफिनेशन बड़ी क्यों है? तो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन बड़ी ये है कि इस लॉ के तहत चार्ज होने वाला आउटपुट टैक्स से आप दूसरे लॉ के तहत चार्ज होने वाले आउटपुट टैक्स को अपना इनपुट टैक्स मानकर क्या कर लो, एडजस्ट कर. तो अगर ये लॉ सिंध सर्विस सेल्स टैक्स एक्ट के तहत पे होने वाले सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में रखता ही नहीं, तो क्या हम उसको इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम कर पाते? नहीं कर पाते. सवाल यही. तो इसका मतलब ये है कि ये लॉ दीगर सेल्स टैक्स एक्ट के तहत पे होने वाले इनपुट टैक्स को भी इनपुट टैक्स मान रहा है. तो हम इस लॉ के तहत बनने वाले आउटपुट टैक्स से दूसरे लॉ के तहत बनने वाला इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं. In relation to a registered person means tax levied under sales tax on supply of goods made by the person. Tax levied under Federal Excise Act, sales tax mode as a duty of excise on manufacture of the goods or rendering of services by the person. Sales tax levied or services rendered by the person under Islamabad Capital Territory. इस लॉ के तहत तीन किस्म के सेल टैक्स चार्ज हो रहे हैं. एक गुड्स पर पूरे पाकिस्तान, एक मैन्युफैक्चर गुड्स के ऊपर बतौर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, तीसरा जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तीसरा सर्विसेज के ऊपर इस लॉ के तहत जो आउटपुट टैक्स चार्ज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में हो रहा है. क्या प्रोविंशियल नहीं होगा बेटा? गाड़ियों का जो एक्साइज ड्यूटी होता है वो प्रोविंशियल होता है. सिंध सर्विस सेल टैक्स तो प्रोविंशियल ही है बेटा, वो इनपुट टैक्स बन जाएगा हमारा. जैसे हमने अगर कस्टम से कुछ सामान क्लियर करवाया तो कस्टम एजेंट ने हमें सर्विस दी, उसका सेल्स टैक्स सिंध सर्विस सेल टैक्स के तहत क्या हुआ, चार्ज हुआ. लेकिन उस सेल टैक्स को हमारा लॉ इनपुट टैक्स मान रहा है. तो हम इसका मतलब इनपुट टैक्स मानने का मतलब ये है कि हम फेडरल के आउटपुट टैक्स से प्रोविंस का इनपुट टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं. रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है? हर वो शख्स जो रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड नहीं है तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड. इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए लेकिन रजिस्टर्ड नहीं, यानी उसको भी लॉ क्या मानता है, रजिस्टर्ड मानता है. ठीक है जी. मिसाल के तौर पे आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाएं.
लेकिन अगर आप बतौर मैन्युफैक्चर कॉटेज इंडस्ट्री हैं तो आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कौन है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप रजिस्टर्ड हो जाए। आप अगर रिटेलर हैं तो आप रजिस्टर्ड हो जाएं अगर आप स्पेसिफाइड रिटेलर हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड रिटेलर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मतलब आपने सारी तफसीलात ये पढ़ी हुई। आप इंपोर्टर है तो रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, means a person who is registered or liable to be registered under the sales tax act. A person liable to be registered but not registered shall not be entitled to any benefit available to a registered person. क्या मतलब, आप liable to be registered है तो सेल्स टैक्स लॉ की नजरों में आप रजिस्टर्ड पर्सन है, सिर्फ आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए नहीं। क्योंकि इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए आपको खुद से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मतलब आप समझेगा, मिसाल दे रहा हूँ, आप टीयर 1 रिटेलर है लेकिन आपने खुद से अब तक रजिस्ट्रेशन हासिल नहीं की, तो आप क्या हो गए, लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो सेल्स टैक्स आपको रजिस्टर्ड पर्सन मानेगा, यानी वो आपसे आउटपुट टैक्स मांग सकता है क्योंकि आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। लेकिन आपको इनपुट टैक्स क्लेम करने नहीं देगा क्योंकि आप खुद से रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। समझे बात या नहीं? तो in the view of above definition, sales tax may be demanded by the sales tax department from an unregistered person who was required to be registered despite the fact that he did not charge sales tax from his customer and no input tax adjustment is available to him being unregistered. यानी आउटपुट टैक्स के मामले में आपको रजिस्टर्ड मान रहे हैं, इनपुट टैक्स क्लेम करने आओगे तो हम बोलेंगे नहीं यार तुम रजिस्टर्ड नहीं है, तुम लायबल टू रजिस्टर्ड थे तो लिहाजा आउटपुट टैक्स हो। लेकिन तुम इनपुट टैक्स क्लेम करने बैठोगे, बोलोगे नहीं तुम तो रजिस्टर्ड थे ही नहीं, तो लिहाजा तुम्हें इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिल सकता। रिटेल प्राइस क्या है? रिटेल प्राइस वो प्राइस है जिस जिस प्राइस पर मैन्युफैक्चरर चीजें मार्केट में बिकवाना चाहता है। ठीक है, तो रिटेल प्राइस मींस द प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूसिव ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। इसका मतलब अगर आप बाहर से सामान इंपोर्ट करते हैं तो जितनी भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस बनते हैं पहले क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, और वो तमाम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड करने के बाद आप फाइनली क्या करेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। At which particular variety of items should be sold to general body of consumers and consumers, यानी जिस प्राइस पर एंड कंज्यूमर गुड खरीदेगा उसको आप रिटेल प्राइस बोलेंगे। If more than one price is so fixed for the same variety, the highest of such prices, यानी अगर आप एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं रिटेल में, तो फिर सेल टैक्स पर्पस के लिए जो हाईएस्ट प्राइस होगी वो सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। मिसाल, अगर आप एक मार्केट में 100 वाली चीज 100 की बेच रहे हैं, दूसरी मार्केट में आप 100 वाली चीज 80 की बेच रहे हैं, तो जिस मार्केट में आपने 100 वाली चीज 80 की बेची है उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स 100 पे चार्ज होगा, ना कि 80। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल बट लीगली इट इज पॉसिबल। कोई भी इस पे अमल नहीं कर रहा जब तक कि अमल करवाया ना जाए। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे हमारे आउटलेट्स हैं इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स के, लेकिन हम आजकल ये देखते हैं कि उन ब्रांड्स ने अपने दो किस्म के आउटलेट खोले थे, एक बड़े इलाकों में बड़ा आउटलेट, लेकिन एक छोटे इलाके में उसी आउटलेट। तो मैंने खुद ऐसा देखा हुआ है कि एक ही चीज दोनों जगह पे पड़ी हुई, जो बड़ी मार्केट वाला आउटलेट है वहां उसकी प्राइस ज्यादा है, उसी प्रोडक्ट की प्राइस उसी आउटलेट पर छोटी मार्केट के अंदर या पसमानदा इलाके की मार्केट में क्या है, कम। ये रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद the FBI may specify areas or zones for determination of highest retail price for any brand or variety of goods. FBR
देखें प्रैक्टिकली सोचेंगे एफबीआर आपके रिटेल प्राइस तय करने के लिए क्यों आ रहा है। आप तो रिटेल प्राइस पे सेल टैक्स चार्ज करोगे, एफबीआर को क्या तकलीफ होगी। कहानी सारी इस तरह है कि भाई आप सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं, बाद में उन्होंने कर लिया आपका ऑडिट, ऑडिट में देखा जिस जिस रिटेल प्राइस पर आपने सेल टैक्स चार्ज की हुई है वो उनके हिसाब से लो है, उन्होंने क्या करना है फिर रिटेल प्राइस की तलाश करनी है। तो वो रिटेल प्राइस की तलाश करने के लिए मुख्तलिफ एरियाज और जोन्स क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं, ताकि उनको क्या मिल जाए, हाईएस्ट प्राइस मिल। डेफिनेशन ऑफ रिटेल प्राइस इज इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द, सबसे ज्यादा रिटेल प्राइस की अहमियत थर्ड शेड्यूल आइटम के लिए, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरर को भी रिटेल प्राइस पे सेल टैक्स चार्ज करना होता है। अब यहाँ पे रुक के मैं आपके सामने एक बात और करूँ। अगर आप देखते हैं कि आप हाईवे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर एक पंप के ऊपर रुकते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, वहां पर आपको जो जूस 50 रुपए का है वो 80 रुपए का मिल रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बिस्किट 15 रुपए का है वो 20 रुपए का मिल रहा होता है। इसका मतलब कुछ लोग जो हैं वो चीजों को रिटेल प्राइस से भी ज्यादा महंगा करके बेच रहे होते हैं। तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर वो उस हाईएस्ट प्राइस पे क्या करेंगे, सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां पर अगर आप मिनरल वाटर की बोतल क्या करो, ऑर्डर करो, तो वही जो 60 रुपए की बार मिल रही है वो वहां पर आपको 100 रुपए की मिलेगी। है ना, ऐसा या नहीं। चलो भाई शिकायतें शुरू हो गई। ऊपर कैंटीन में भी अच्छा भाई, ये मेरा मसला नहीं यार, ये वहाब भाई साहब मसाइल क्या करें, हल करें। रिटेलर means a person supplying goods to general public for consumption, provided that if it combines the business of import and retail or manufacture with retail, he shall notify and advertise wholesale price and retail price separately and declare the address of the retail outlets। हम देखते हैं भाई बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपने रिटेल आउटलेट्स खोल के बैठे हुए हैं। कपड़ों के आउटलेट देख लें, गुल अहमद वाले कपड़ा बनाते हैं लेकिन उनका रिटेल आउटलेट भी है, अलकरम वाले कपड़ा बनाते हैं उनका रिटेल आउटलेट भी है। तो वो एक वक्त में मैन्युफैक्चरर भी है और रिटेलर भी है। तो अगर वो मैन्युफैक्चरर की हैसियत से गुड्स बेचेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तो फिर वो सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे उसी सेलिंग प्राइस पे। लेकिन जो कपड़ा वो अपने आउटलेट से बेचेंगे उस पर तो वो सेल टैक्स चार्ज करेंगे रिटेल प्राइस। इसका मतलब ये हुआ अगर आप एक वक्त में दो किस्म की काम कर रहे हैं, होलसेल का काम भी कर रहे हैं, और तो आपको अपने रिटेल आउटलेट को तो नोटिफाई करना है कि रिटेल में काम आप कहाँ कर रहे हैं, ताकि तमीज हो सके किसको आप होलसेल में बेच रहे हैं, किसको आप रिटेल में बेच रहे हैं। भाई आपके ख्याल में क्या वहाब भाई का जो बिल है वो एनुअल बिल वहाब भाई अकेले का, सिर्फ कैंटीन का इलेक्ट्रिसिटी बिल साल पिछले 12 महीनों का 12 लाख रुपए बनता होगा? नहीं बनता होगा ना, तो वो टीयर 1 रिटेलर में फॉल नहीं करेंगे। ठीक है ना, वहाब भाई किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में बैठे हुए हैं, ना वहाब भाई कोई रिटेल आउटलेट है या चेन ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल स्टोर है। तो आप किसी भी तरीके से वहाब भाई को बेटा जो है वो टीयर 1 में ला नहीं सकते। तो वहाब भाई तो बच गए। अब क्या करें। और अगर वहां पर रजिस्टर्ड जाएंगे तो नुकसान आपको होगा, एक तो चीज महंगी ऊपर से सेल्स टैक्स भी। तो आप चाह क्या रहे हैं आपसे। ठीक है भाई। एफबीआर को बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, 12 इसको सीरियस मत लीजिएगा। अच्छा, सेल्स टैक्स मीन्स द टैक्स मीन्स द सेल्स टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट surcharge levied under the sales tax।
यानी सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर जो सेल्स टैक्स आप पे कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका फर्दर टैक्स शामिल है, वैल्यू एडेड 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स शामिल है, एक्स्ट्रा टैक्स शामिल है, एक्सेस टैक्स शामिल है, एक्सेस, सारे अलग अलग पढ़ाए हैं मैंने आपको। और अगर आप सेल टैक्स पेमेंट डिफॉल्ट कर जाए तो डिफॉल्ट सरचार्ज भी इसमें क्या शामिल है। फिर सेल टैक्स एक्ट के तहत लगने वाली फाइन या पेनल्टी भी इसमें शामिल है, और कोई और अमाउंट जो आपने अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट क्या करना, पे करना, यानी कि एक्सेस सेल्स टैक्स। अब ये है डेफिनेशन भाई।